आज का जावा क्लास में देखेंगे हाउ टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूज़र। प्रीवियस क्लास में जो भी डेटा हम लोग दे रहे थे, पहले में हम ऐड कैलकुलेटर तैयार करने के लिए पहले डेटा हम दिए थे 25 एंड 10। दूसरे बार डेटा दिए थे 60 एंड 20। वो फिक्स्ड हो गया था। एज ए प्रोग्रामर हम डेटा खुद दे दिए थे। कोई भी उसको रन जब करेगा वो सेम उसका आउटपुट मिलेगा। यूज़र को डेटा देने का कुछ फैसिलिटी उसमें नहीं था। यूज़र कैलकुलेट नहीं कर सकता था उसमें अपना डेटा देके। रन टाइम में पैरामीटर में हम डेटा पास कर दिए थे। जो डेटा हम पास किए थे वही डेटा लेके प्रोग्राम बन गया था, और आउटपुट में वही आंसर आ रहा था जो डेटा पासिंग किया गया था उसी के ऊपर बेस करके। तो आज हम लोग जावा में क्या सीखेंगे? आज हम जावा सीखेंगे हाउ टू एक्सेप्ट डेटा। तो डेटा यूजर से लेने के लिए मुझे क्या कोडिंग देना पड़ेगा और कैसे कोडिंग को सजाना पड़ेगा वो आज हम देखेंगे। तो आज क्लास एंड ऑब्जेक्ट में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में क्लास एंड ऑब्जेक्ट के साथ उसको एक साथ अटैच करेंगे। आज सिर्फ देख लेते हैं डेटा यूजर से कैसे लिया जाए। तो पहले हम ब्लू जे खोलते हैं। नया क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम दे देते हैं एक्सेप्ट, ACP करके नाम दे देते हैं। क्लास का नाम दे दिया हम ACP। इसमें यूजर से डेटा एक्सेप्ट करना है। ओके कर दिए। तो नीचे तरफ आ गया ACP बोल के एक क्लास बन चुका। प्रोसेस हम लोगों को पता है, डबल क्लिक करना पड़ता है। डबल क्लिक करेंगे तब जाके कोडिंग लिख सकेंगे। मैक्सिमाइज करते हैं इसको। पहले से कुछ कोडिंग लिखा हुआ रहता है हम लोगों के सुविधा के लिए, लेकिन फिलहाल उतना पढ़ने का वक्त नहीं है हम लोगों का। तो इसको कंट्रोल ए करके डिलीट कर देंगे तो मेरा स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा, जिसमें हम अपना खुद का प्रोग्राम जिसमें हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले जैसे लिखते हैं क्लास, लेकिन और भी एक लाइन पहले लिखना पड़ेगा। import java.io, import java.io डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन। ये लाइन एक लिखना पड़ेगा। हेडर फाइल कहते हैं इसको हम लोग। C++ में हेडर फाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का। तो उसी तरह ये भी एक हेडर फाइल है जो इनपुट आउटपुट रिलेटेड काम के लिए इसको बुलाया जाता है। इस हेडर फाइल को अगर नहीं बुलाएंगे तो हम यूज़र से डेटा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब हम क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम मेरा था ACP। अब उस ब्लॉक में घुस गए क्लास का। अब इसमें हम लोगों को लिखना पड़ता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन शुरू करते हैं हम लोग। मेन फंक्शन में मुझे यूज़र से डेटा एक्सेप्ट करना है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट इनपुट स्ट्रीम रीडर। इनपुट स्ट्रीम रीडर कुछ भी नाम देते हैं। नाम देते हैं कुछ भी नाम, एज आइडेंटिफायर कुछ भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हम नाम देते हैं वैल्यू। वैल्यू इक्वल टू मुझे लिखना पड़ेगा न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। अब ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे बफर, BUFFERED, बफर रीडर इक्वल टू वापस एक आइडेंटिफायर देना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा। इसमें हम देते हैं रीड। कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसमें हम नाम दे दिए रीड। सेम टू सेम यहाँ पर वापस लिखना पड़ेगा एज ए रूल्स ऑफ जावा न्यू बफर रीडर।
और इसके ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा वैल्यू, जो नाम मेरा आइडेंटिफायर में दिया हुआ है, वैल्यू डॉट रीड लाइन। ध्यान में रखिएगा, रीड लाइन जो फंक्शन है इसका रीड लाइन, लाइन का एल कैपिटल में होगा। और फंक्शन हम जैसे लिख रहे हैं वैसा ही लिखना पड़ेगा, जावा प्रोग्रामिंग के सेंसिटिव है, जैसे लिखेंगे वैसे ही लिखना पड़ेगा। कुछ भी चेंज करेंगे या स्पेस दे देंगे बीच में जहाँ पर स्पेस ज़रूरत नहीं है। इनपुट स्ट्रीम रीडर आप अलग अलग करके अगर लिखेंगे, इनपुट स्पेस स्ट्रीम स्पेस रीडर, तो ये काम नहीं करेगा। इसको जिस तरह से हम लिखे हैं वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। इनपुट का आई कैपिटल में है, स्ट्रीम का एस कैपिटल में है, लेकिन बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो जैसा है वैसा ही आपको इसको फॉलो करके, अब इसको पॉज करके आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जैसा है वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा। कुछ भी गलत करते हैं तो ये आपका रन नहीं करने वाला है। तो इनपुट स्ट्रीम फंक्शन, इनपुट स्ट्रीम रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर एक फंक्शन है बेसिकली। इस फंक्शन का काम क्या है, वो सिस्टम डॉट इन फाइल में छुपा हुआ है। सिस्टम डॉट इन एक फाइल है जिस फाइल में इनपुट स्ट्रीम का काम छुपा हुआ है। इनपुट स्ट्रीम क्या करेगा ना, जिससे जिसके थ्रू हम लोग डेटा डालेंगे। हम तो प्रोग्राम बना रहे हैं, यूजर जब डेटा डालेगा तो ऑब्वियसली कीबोर्ड के थ्रू डालेगा। फिलहाल जो सॉफ्टवेयर हम लोग बनाएंगे वो कीबोर्ड के थ्रू यूजर डेटा डालेगा। तो कीबोर्ड को मतलब इनपुट का जो स्ट्रीम है उस इनपुट का स्ट्रीम को रीड करेगा। इनपुट का स्ट्रीम को रीड करके वो वैल्यू बोल के जो मेरा वेरिएबल है इसमें डाल देगा। एक क्लास शुरू करने के पहले हम लोग स्टूडेंट्स को देखते हैं, कितना स्टूडेंट्स आया था एक बार हम लोग अपने आँख से एक बार देख लेते हैं। तो ये है इनपुट स्ट्रीम रीडर का काम, जो देख लिया अच्छा ये मेरे स्ट्रीम है, ये टोटल जो स्ट्रीम है वो वैल्यू में आ गया। ये टोटल जो मान लीजिए कीबोर्ड के थ्रू यूजर देगा तो ये टोटल कीबोर्ड का एक सेंस वैल्यू बोल के जो वेरिएबल है इसमें आ गया। अब बफर रीडर क्या करेगा, बफर रीडर दूसरा फंक्शन है। वो क्या करेगा, वैल्यू, मान लीजिए वैल्यू मेरा कीबोर्ड है, टोटल कीबोर्ड वैल्यू में आ गया थ्रू इनपुट स्ट्रीम। अब उस कीबोर्ड से क्या होगा, यूजर क्या करेगा, कुछ बटन को प्रेस करेगा। मान लीजिए यूजर ने दे रहा है 89, तो 89 एक वैल्यू है। जो वैल्यू डॉट रीड लाइन मतलब उसको रीड किया जाएगा। रीड करके बफर रीडर क्या करेगा, उसको जंप करके रीड में डालेगा। रीड, रीड बोल के जो वेरिएबल है, ये नाम मेरा दिया हुआ नाम है, फंक्शन नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं। तो रीड वेरिएबल में क्या आएगा, बफर्ड होके जंप होके वैल्यू से जंप होके जो भी वैल्यू मिलता है वो रीड में आ जाएगा। तो ये है डेटा एक्सेप्ट करने का तरीका। अब यूज़र से डेटा लेने के लिए यूज़र को मैसेज देना पड़ेगा। वहाँ पर हम मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यूज़र को मैसेज देते हैं, हम कोटेशन के अंदर लिखते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। ये यूज़र को एक मैसेज दिए। यूज़र ये मैसेज जब देखेगा स्क्रीन में, यूज़र एक नंबर डालेगा। यूज़र जब ये मैसेज को देखेगा यूज़र एक नंबर डालेगा। अब यूज़र का दिया हुआ नंबर हम रखेंगे कहाँ पर, हम ए बोल के वेरिएबल ले लेते हैं। वो ए में हम क्या होगा ना, उस ए में यूज़र का दिया हुआ डेटा को हम रखेंगे, स्टोर रखेंगे। ये मेरा कंटेनर है, उसमें हम स्टोर रखेंगे। तो ए में रखेंगे तो ए बोल के तो जगह बनाना पड़ेगा, एक्स वाई जेड जिसमें भी रखेंगे वो तो जगह बनाना पड़ेगा। अगर मेरे पास जगह नहीं रहेगा तो हम रखेंगे कहाँ पर। तो हम चले जाते हैं ऊपर में, हम वहाँ पर डेटा डिक्लेयर करते हैं। हम लोग जानते हैं कैसे डेटा डिक्लेयर होता है। हम यहाँ पर डेटा डिक्लेयर कर दिए इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, तीनों डेटा, तीनों वेरिएबल हम लिए हैं, तीनों आइडेंटिफायर लिए हैं। मेरे मेमोरी में 3 जगह बनाए हैं जो तीनों जगह इंटीजर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ए में आप यूज़र का दिया हुआ डेटा आ सकेगा। कैसे आएगा, उसके लिए लिखना पड़ेगा इंटीजर डॉट पार्स इंट। पार्स इंट जब लिखेंगे इंट का आई कैपिटल में होगा। पार्स इंट एक साथ है लेकिन इंट का आई कैपिटल है। डेटा है कहाँ पर, रीड। डॉट रीड लाइन, रीड डॉट रीड लाइन।
ये ऊपर में रीड लाइन फंक्शन नहीं होगा, हम गलती से लिख दिए थे, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू होगा, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू लिखा हुआ रहेगा, वैल्यू से डेटा बफर्ड होके रीड में आ जाएगा। ऊपर का जो फंक्शन है बफर रीडर, ये रीड के अंदर डेटा को डालेगा, यूजर का जो भी डेटा है वो डेटा को डाल देगा रीड के अंदर। अब यहाँ पर रीड लाइन फंक्शन काम करेगा। रीड लाइन एक फंक्शन है, रीड लाइन एक फंक्शन है, और रीड यहाँ पर जो लिखे हैं हम, ये रीड तो मेरा दिया हुआ नाम है, इसको चेंज कर देते हैं, उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। इसका नाम दे देते हैं इन। इन स्टूडेंट का डेटा, यूजर का डेटा वहां पर इन होगा, इन। बफर रीडर फंक्शन के थ्रू स्टूडेंट या यूजर का दिया हुआ डेटा इन में जाएगा। अब इन में जो डेटा है उसको रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा, रीड करेगा। रीड लाइन फंक्शन का काम है पढ़ना, हम लोग का जो करता है पढ़ना। पढ़ने के बाद क्या करेगा, जो भी डेटा होगा उस डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। कीबोर्ड में, कीबोर्ड से जो भी डेटा, जो भी सिग्नल पास होता है वो एज ए सिंबल पास होता है। उसमें तो कीबोर्ड में ABCD भी जो है 1 2 3 4 भी वही है, उसका अलग कुछ वैल्यू नहीं है। तो यूजर का दिया हुआ डेटा पहले वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा, इंटीजर डॉट परसेंट यूजर का दिया हुआ डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट करके ए में डालेगा। अगर इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा तो ए जो वेरिएबल है वो उसको रख नहीं सकेगा, क्योंकि ए को एज ए इंटीजर बनाया गया है। तो यहाँ से इस फंक्शन से क्या हुआ, यूजर का दिया हुआ डेटा इंटीजर बन गया, इंटीजर बन के ए में ट्रांसफर हो गया, वैल्यू जो है वो ए बोल के मेमोरी लोकेशन में चला गया। तो जस्ट ये है कॉन्सेप्ट यूजर से डेटा एक्सेप्ट करने के लिए। हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं, वापस इसको कॉपी करके पेस्ट करके सेकेंड लाइन में हम यूज़र को मैसेज देते हैं एंटर सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर जो भी यूज़र देगा वो बी में जाएगा, सेम प्रोसेस में जाएगा। वो यूज़र का दिया हुआ डेटा रीड लाइन से रीड होके, इन से रीड होके इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद बी में ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी। इसमें हम ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं बनाए, डायरेक्ट प्रोग्राम कर रहे हैं। तो यूज़र का दिया हुआ वैल्यू है, अब तो मेरा दिया हुआ वैल्यू नहीं है। प्रोग्राम जब रन होगा तब वैल्यू कौन देगा, वैल्यू यूज़र देगा। पहला वैल्यू ए में जाएगा और दूसरा वैल्यू बी में जाएगा, उसका एडिशन होके वो सी में ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद हम आउटपुट देख सकेंगे। आउटपुट देखने के लिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एक मैसेज देते हैं, रिजल्ट इक्वल टू प्लस सी। प्लस यहाँ पर हम बोले थे फर्स्ट क्लास में, जो प्लस यहाँ पर है कॉन्केटिनेटर। फर्स्ट क्लास में हम बताए थे क्लास है कॉन्केटिनेटर। यहाँ पर जो प्लस सिंबल है, ऊपर में जो प्लस सिंबल है सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये प्लस सिंबल है ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर है ये, जो ए और बी दो ऑपरेंट को ऑपरेट कर रहा है। और नीचे जो प्लस का सिंबल है ये है कॉन्केटिनेटर, जो कांस्टेंट कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है जो भी है जैसा है वैसा ही दिखाएगा। और यहाँ पर वेरिएबल द वैल्यू ऑफ सी शो करेगा, कांस्टेंट और वेरिएबल को जुड़ता है ये प्लस सिंबल, इसीलिए इस प्लस को कहा जाता है कॉन्केटिनेटर। कंपाइल करते हैं, इसमें एरर आएगा, हम कंपाइल कर रहे हैं, देखिए नीचे एरर आया, ये एरर आया सेमीकोलन नहीं है, ये तो मुझे खुद भी पता नहीं था, ये गलती से हो गया। और भी एरर इसमें आएगा, बोल रहा है इस लाइन में एरर है, लेकिन इस लाइन में हम जानते हैं कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पर मेन फंक्शन जो है, इस मेन फंक्शन में हम लिखेंगे थ्रोस IOE EXCEPTION, IOE एक्सेप्शन। इसको लिखने के बाद जब हम कंपाइल करेंगे तब बोलेगा कोई एरर नहीं है, तो ये लिखना जरूरी है, थ्रोस IOE एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन। ये IOE कैपिटल में लिखना पड़ेगा, IO इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का ही कैपिटल रहेगा, कोई गैप नहीं है बीच में। इसको थ्रोस करना है। क्यों थ्रोस करना है, नाम एक हेडर फाइल को इंक्लूड किए हैं। हेडर फाइल का नाम क्या है, जावा डॉट आईओ, आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट रिलेटेड, इनपुट आउटपुट रिलेटेड जितना भी फंक्शन है, हिडन फंक्शन है, वो कॉल हो गया। अब उतना फंक्शन का रिक्वायरमेंट इस प्रोग्राम में मेरा है नहीं, ऐसा लाइफ में ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं आएगा जिसमें हर फंक्शन का यूज होगा, तो सब कुछ का जरूरत नहीं है। तो वो भी इनरली काम कर रहा है, बैकएंड में वो काम कर रहा है, तो एरर दे रहा है।
तो हम क्या किए, मेन फंक्शन में उसको थ्रोस कर दिए। मेरा जो रिक्वायरमेंट है वही रहेगा, अदर्स जो इस फाइल में है, इनपुट आउटपुट फाइल में अदर्स जो है वो मुझे नहीं चाहिए, उसको हम क्या किए, थ्रोस कर दिए, उसको हम थ्रोस कर दिए। उसके बाद हम कंपाइल करते हैं तो कोई एरर नहीं है। चलो इसको रन करके देखते हैं। क्लास को पहले बंद करते हैं, मेरा क्लास बना हुआ है एसीपी बोल के। अब उसमें राइट क्लिक करके हम करते हैं void main। तो मेरे पास रिजल्ट आया, इंटर फर्स्ट नंबर हम दिए मान लो 82। इंटर देने के साथ साथ वापस मुझे मांग रहा है इंटर सेकेंड नंबर, हम दे दिए 22। तो पहले हम जो दिए थे 82 वो ए बोल के वेरिएबल में चला गया इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद। और सेकंड नंबर हम जो दिए 22 ये चला जाएगा बी में इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद। उसके बाद जब एंटर देंगे तब रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या हुआ ना, 104। तो ये डिपेंड कर रहा है, ये जो रिजल्ट है वो यूज़र डिपेंडेंट हो गया। यूज़र जैसा वैल्यू देगा उस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। हम वापस रन करेंगे तो दूसरा रिजल्ट आएगा। वापस एसीपी बोल के जो क्लास है इसके ऊपर राइट क्लिक करके चला जाता है अपॉइंटमेंट में। एंटर फर्स्ट नंबर हम दे दिए 12, इंटर सेकेंड नंबर हम दे दिए 2। वापस हम इंटर देंगे तो इसमें रिजल्ट 14 आएगा। तो ये डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट वैल्यू मेरे पास शो करेगा। जो मेरा प्रीवियस जो हम क्लास बनाए थे कैल बोल के, प्रीवियस क्लास जो लोग नहीं देखा वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहला वाला क्लास ऑब्वियसली देख लेना। अगर पहला क्लास नहीं किया हुआ रहेगा तो ये दूसरा क्लास करने में दिक्कत होगा, उसमें लिंक रहेगा मेरा। तो इसके पहले दिन जो क्लास हम किए थे कैलकुलेटर बनाए थे, उसमें क्या हुआ था, ऑब्वियसली ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट में बनाए थे। और क्लास एंड ऑब्जेक्ट में बनाने के थ्रू हम यहाँ पर डेटा पास किए थे, डेटा को पास किए तो उसमें डेटा प्रोग्राम में लिखा हुआ था, प्रोग्राम में डेटा लिखा हुआ था। जो भी डेटा हम पास किए थे वो प्रोग्राम में लिखा हुआ था। यूज़र को डेटा देने का फैसिलिटी नहीं था। यूज़र सिर्फ रन करके देखता, राइट क्लिक void main और वो रन करके देखता। अब कोई भी यूज़र रन करेगा तो सेम आंसर आएगा, जो डेटा पास किया गया है प्रोग्राम में वही रिजल्ट आएगा। इसमें यूज़र को डेटा देने का फैसिलिटी नहीं था। आज का क्लास में वो क्लियर किया है, यूज़र से डेटा कैसे एक्सेप्ट करेंगे वो पार्ट क्लियर हुआ है यहाँ पर। ये कोडिंग कॉपी में नोट करके रखना है। और नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में हम दोनों का मिला के क्लास होगा। हम वापस कैलकुलेटर बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ये वाला जो कैलकुलेटर हम बनाएंगे इसमें यूजर से डेटा लेंगे। इसमें डेटा पास होगा लेकिन वो पैरामीटराइज्ड ही होगा, उसी के थ्रू पास होगा, लेकिन यूजर का दिया हुआ डेटा पास होगा। मेरा दिया हुआ, प्रोग्रामर का दिया हुआ डेटा को हम पास नहीं करेंगे, यूजर से डेटा लेंगे, उसको पैरामीटराइज करेंगे, उसको पास करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का आने वाला है। ये क्लास, सभी जो क्लास हो रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। एक क्लास अगर ठीक से हम नहीं समझेंगे तो दूसरा क्लास समझ में नहीं आएगा। एक एक करके क्लास को क्लियर करना है। जैसे जैसे हम क्लास करवा रहे हैं उसी तरीका से एक एक क्लास को यहाँ पर क्लियर करना है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना है, हम अपना समय निकाल के फ़ोन कर लेंगे। जो स्टूडेंट्स है मेरा उसको हम फ़ोन कर लेंगे और उसको समझा देंगे इंडिविजुअली। वो लाइन बताएगा कौन सा लाइन में प्रॉब्लम है, कॉपी में लिखने के बाद। हम बार बार बता रहे हैं प्रोग्राम कॉपी में नोट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है वीडियो देखने के तरह देख लिए और इसको रख दिए। अभी लॉकडाउन का पीरियड है, खुद को केयरफुल होना पड़ेगा, खुद को ठीक से सीखना पड़ेगा। क्लास में रहते हम लोग, क्लास में बैठे हुए रहते तो प्रॉब्लम क्या होता, हम लोग फेस टू फेस डिस्कस कर लेते, जो फैसिलिटीज़ में फ़िलहाल नहीं हो रहा है। जूम ऐप भी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए मुझे इस तरह से क्लास करवाना पड़ रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कॉपी में नोट करो समझाने के वक्त। ये समझ में नहीं आ रहा है उसको खुद नोट रखो। ऐसा हो सकता है बाद में तुम्हारा प्रॉब्लम तुम खुद भूल गया, जब बोलने का मौका मिला तब तुम खुद भूल गया तुम्हारा प्रॉब्लम क्या था। इसीलिए पहले प्रोग्राम को लिखो, समझो, जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है उसको भी लिख के रखो, मुझे मैसेज करो, हम पक निकल के ऑब्वियसली फ़ोन करेंगे। उस समय मुझे अपना प्रॉब्लम बताओ, हम समझाएंगे इंडिविजुअली। ओके, थैंक यू।